राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग मास कम्युनिकेशन का अध्ययन अनवरत रूप से करते चले आ रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम लोग लेकर के आए हैं अपने 10वें पाठ को, जिसमें हम लोग जानेंगे रेडियो स्टेशन के बारे में कि कैसे रेडियो स्टेशन काम करता है। और मुझे पूरी आशा और पूरा विश्वास है कि ये कार्यक्रम आपको रुचिकर लगते होंगे, लाभप्रद होते होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे वो प्रश्न साझा कर सकते हैं। आप ईमेल के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप ईमेल नोट कर लीजिए aomasscom@nios.ac.in। और किसी भी प्रकार की कभी कोई समस्या हो तो इस ईमेल के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम लोग इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि बताया गया है कि हम लोग आज रेडियो स्टेशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो रेडियो स्टेशन के बारे में आप सभी जानते हैं कि रेडियो स्टेशन के माध्यम से हम लोग जो प्रसारण करते हैं उसको भी आप समझ पाते हैं, उसको भी देख पाते हैं। तो आज हम लोगों ने जो पाठ 10 लिया है, उस पाठ 10 के माध्यम से हम लोग रेडियो स्टेशन की जो पूरी संकल्पना है, पूरा जो इसका संगठन है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इस कार्यक्रम के दौरान हम लोग किस प्रकार से एक रेडियो स्टेशन की कार्य प्रणाली है उसके बारे में जान पाएं। कौन कौन से डिफरेंट रोल प्लेड होते हैं कि रेडियो स्टेशन के अंतर्गत कौन कौन से की फंक्शनरीज होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह भी है प्यारे शिक्षार्थियों कि हम लोग ऑल इंडिया रेडियो के फंक्शंस के बारे में भी जानें। आप सभी जानते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो जो है हमारा राष्ट्रीय प्रसारक है और रेडियो को इसने इतना पॉपुलर, इतना लोकप्रिय बनाया है कि आज जन जन तक इसकी पहुंच है। सुदूर लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक और हम कच्छ से लेकर के अगर बात करें तिनसुकिया तक, तो सभी जगह ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है और भारतीय लोक संगीत को इसने बढ़ाने में बहुत एक सक्षम भूमिका निभाई है। तो जनसंचार के अध्ययन में जब हम लोग बात करते हैं तो डिफरेंट जो विभिन्न प्रकार के रेडियो स्टेशंस हैं उन पर भी हमको चर्चा करनी चाहिए प्यारे शिक्षार्थियों। तो इस कार्यक्रम के दौरान हम लोग विभिन्न प्रकार के रेडियो स्टेशंस पर भी चर्चा करेंगे। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से एक रेडियो स्टेशन होता है। और हम लोग जैसे कि अपनी पाठ्यपुस्तक में पढ़ते हैं, अपने सेल्फ लर्निंग मटेरियल में भी पढ़ते हैं कि इन रेडियो स्टेशन देयर आर 3 डिफरेंट विंग्स। तो सबसे पहले जब हम लोग देखते हैं अपने सेल्फ लर्निंग मटेरियल में तो उसमें 3 प्रकार के विंग्स की बात करी गई है, 3 प्रकार के खंडों की बात करी गई है। और ये खंड है प्रोग्राम खंड, इंजीनियरिंग खंड, एडमिनिस्ट्रेशन खंड। मतलब जहाँ पे कार्यक्रम बनते हैं वो, और जहाँ से इंजीनियर्स इनको नियंत्रित करते हैं वो, और साथ ही साथ प्रशासकीय विंग जो इनके लिए दुनिया भर का जो पैसे का काम है, जो कंट्रोल का काम है, वो सब करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो एक रेडियो स्टेशन के जो मुख्य भाग होते हैं इन पे हम लोगों ने प्रकाश डाला। लेकिन सबसे पहले कई बार हमारे मन में यह भी प्रश्न रहता है कि हम जानने का प्रयास करें कि एक रेडियो स्टूडियो क्या होता है। तो कहीं ना कई बार आपने स्टूडियो देखा भी होगा, किसी स्टूडियो गए भी होंगे, कहीं पे आपने शूटिंग देखी होगी या फोटो खींचने के उद्देश्य से गए होंगे, या कभी आपका किसी FM स्टेशन में जाने का मौका मिला होगा। तो आप देखते हैं कि एक रेडियो स्टूडियो कैसा होता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि उसमें आपने भी देखा होगा कि एक टेबल होती है, उसमें माइक्रोफोन्स रखे होते हैं और विशेष तौर पे उसका दरवाज़ा ऐसा रखा जाता है कि बाहर की आवाज़ें अंदर ना जाएं। तो इस प्रकार से बहुत सारी व्यवस्था उसके लिए की जाती है। और जैसे कि मैंने बताया कि 3 अलग अलग प्रकार के खंडों से ये जो काम करता है, जिसमें कि कार्यक्रम खंड है, इंजीनियरिंग खंड है और अभियांत्रिकी खंड के साथ साथ प्रशासनिक खंड है। तो इन सभी के समन्वय से ही इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा पाते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कैसे एक रेडियो स्टेशन जो है वो स्मूथली रन करता है, उसके लिए सबका समन्वय आवश्यक होता है। और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव विंग जो सेवाएं प्रदान करता है उनके बारे में भी हम आगे जानने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे शिक्षार्थी, हम लोगों ने देखा होगा, हम लोग पढ़ते भी हैं अपने सेल्फ लर्निंग मटेरियल में, इसमें लिखा है कि इन ए रेडियो स्टूडियो देयर इज ए टेबल एंड ए माइक्रोफोन। तो अब निश्चित रूप से अगर कहीं से ध्वनि तरंगों को कहीं दूसरे स्थान तक भेजना है तो उसको कूटबद्ध करने के लिए, कोडिफाई करने के लिए, उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से संरक्षित करने के लिए हमको माइक्रोफोन की आवश्यकता होती है। अब अगर माइक्रोफोन है, उस पर हमने अच्छे से केबल्स लगा रखी हैं,
तो उनको एक नियंत्रित कक्ष में रखते हैं। उस नियंत्रित कक्ष को एक विशेष तौर से बनाया जाता है। अब हमने बताया कि टेबल पे माइक्रोफोन्स को रख दिया गया है। अब माइक्रोफोन रखे हुए हैं और पूरा कमरा आपका सुसज्जित है, लेकिन जो उसके दरवाजे हैं उन पर भी हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं। तो जिस प्रकार से हम लोग स्टूडियो की बात कर रहे हैं प्यारे शिक्षार्थियों यहाँ पर, उसमें हम लोग यह देख रहे हैं कि स्टूडियो के अंदर हम लोग जब प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ किसी भी प्रकार की ध्वनि का रिवर्बरेशन नहीं होता है, कोई भी प्रतिध्वनि लौट कर के नहीं आती है। तो उस प्रकार का जो स्टूडियो बनाया जाता है उसमें प्रतिध्वनि ना लौटे, इसके लिए हम लोग क्या व्यवस्था करते हैं कि उसकी दीवारों पर जो है एक विशेष प्रकार की साउंड प्रूफिंग करते हैं। और साउंड प्रूफिंग करने के लिए आपने देखा होगा, आप कहीं गए होंगे तो दीवारों में देखा होगा कि एक टाइल्स लगी होती हैं बोर्ड की, वो पोरस होती हैं, छेद होते हैं उनमें, और उनके माध्यम से जो भी ध्वनि तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है, मतलब दूसरी दीवार तक पहुंचती है, वो वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब प्रतिध्वनि के रूप में वो वापस नहीं आती है। तो हम लोग कह सकते हैं द स्टूडियो डोर इज नॉट वेरी easy to open as it is very heavy and sound proof। तो अब दरवाजा भारी क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हमको एक साउंड प्रूफ की व्यवस्था अपने स्टूडियो में बनानी होती है। इसके आगे की जब हम बात पढ़ते हैं कि बिफोर दिस रूम देयर इज ए स्मॉल एनक्लोज्ड प्लेस which has another heavy door and this empty space is called sound lock। अब जब आप स्टूडियो में प्रवेश करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की बात करें, यहाँ पर जब आप एसडी स्टूडियो में प्रवेश करते हैं तो देखिए बाहर एक दरवाजा लगा हुआ है, उसके बाद में आप जैसे उसको खोल के अंदर प्रवेश करते हैं तो एक छोटी सी लॉबी आती है। अब उस लॉबी का क्या यूज है? वो लॉबी एक साउंड लॉक का काम करती है, कि मतलब जब आपने ये दरवाजा खोला था तो बाहर की कोई भी ध्वनि जो अंदर प्रवेश करती है वो बिल्कुल स्टूडियो के अंदर तक ना जाने पाए, उसको यहीं पे रोक दिया जाए। इसके बाद दूसरा दरवाजा खोल करके आप या तो स्टूडियो के अंदर प्रवेश करते हैं या तो कंट्रोल रूम के अंदर प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार की जो है व्यवस्था की जाती है, जिससे कि जब हम ध्वनियों का अंकन करें, जब हम साउंड रिकॉर्डिंग करें प्यारे शिक्षार्थियों, तो किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। और आप देखते हैं कि जब आप संगीत सुनते हैं या कोई कैसेट या सीडी सुनते हैं या MP3 सुनते हैं, तो आप उनमें देखिए कि कोई भी अवांछित आवाज नहीं होती है। तो उस अनडिजायर्ड वॉइस को उसमें ना रखने का सीधा सीधा कारण है प्यारे शिक्षार्थियों कि हम लोग देखते हैं कि जब स्टूडियो की संरचना एक ढंग से हम लोग करते हैं, एक व्यावसायिक प्रोफेशनल स्टूडियो बनाते हैं, उसमें हम लोग हैवी डोर्स लगाते हैं, साउंड लॉक लगाते हैं, साउंड प्रूफिंग की अच्छी अकाउस्टिक की व्यवस्था करते हैं, तो इस प्रकार से हमारा एक स्टूडियो अच्छा सब बन जाता है। अब स्पष्ट रूप से सुनने के लिए हम लोग जो माइक्रोफोन रखते हैं उनको भी एक अच्छी गुणवत्ता का होना जरूरी है। अब देखिए जैसे आप मोबाइल पर भी बात करते हैं तो कई बार आपकी आवाज में थोड़ी थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हो जाती है, लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि जिस तकनीकी युग में हम लोग जी रहे हैं उसमें मोबाइल फोन की आवाज बहुत स्वच्छ, बहुत साफ सुथरी आने लगी है। तो ऐसी ही व्यवस्था हम लोग स्टूडियो के अंदर भी करते हैं, लेकिन फिर भी चाहे अनचाहे जाने अनजाने रूप में कुछ ना कुछ ऑडियो वहां पे रह जाती है। कैसे रह जाती है भला? जैसे कि मान लीजिए हमारे स्टूडियो के अंदर एयर कंडीशनर लगा हुआ है। अब एयर कंडीशनर लगा है तो उसके पंखों की चलने की थोड़ी बहुत आवाज होगी। बेशक आपने कितना भी साउंड प्रूफ या नॉइजलेस एयर कंडीशनर लगाया हो, लेकिन फिर भी उसमें वो रिकॉर्डिंग हो ही जाती है। तो मेरी इस बात को कहने का उद्देश्य यह है प्यारे शिक्षार्थियों और श्रोताओं कि आप जब भी स्टूडियो बनाएं तो उसके अंतर्गत जो भी एसी लगाएं वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और साथ ही साथ वो एसी ऐसा हो कि वार्षिक रूप से आप उसका मेंटेनेंस जरूर करें, और यह ध्यान में रखें कि आगे जो भी उपकरण आप प्रयोग में ला रहे हैं वो भी ऐसे हों कि जिनसे किसी भी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न ना हो। तो अभी तक जो हम लोगों ने चर्चा की उसमें हम लोगों ने यह जान लिया है कि एक रेडियो स्टेशन के अंतर्गत 3 विभिन्न खंड होते हैं जिनका वर्णन हमने किया है। साथ ही साथ स्टूडियो में अवांछित बाहरी आवाजों को प्रवेश करने से कैसे रोका जा सकता है उसके बारे में जान लिया है, और स्टूडियो के उन चीजों के बारे में जान लिया है जो जो कि हमको
प्रयोग में लानी है। और साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि मेरी पीपीटीज आप तक अगर नहीं पहुंच पा रही हैं तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, कुछ और प्रबंध करता हूं। 1 मिनट का अगर हम लोग यहाँ पर विराम ले लेते हैं तो बात बन सकती है। प्यारे शिक्षार्थियों, मुझे आशा है कि आप लोग पीपीटी देख पा रहे होंगे। सर पीपीटी ओपन हेलो हेलो हेलो, नहीं है सर, ओपन नहीं की आपने पीपीटी? हाँ जी, पीपीटी ओपन नहीं है सर। पीपीटी मैंने शेयर तो किया। आप इसको मिनिमाइज कीजिए, फिर पीपीटी ओपन कीजिए। आप इसको मिनिमाइज कीजिए। हाँ, इसको मिनिमाइज कर दिया। हाँ, पीपीटी ओपन कीजिए आप। हाँ, ये ओपन हाँ, कर दिया। अब पीपीटी ओपन हुई है, रेडियो स्टूडियो। ठीक ठीक इसको अब स्लाइड्स, यस यस, अब ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो प्यारे शिक्षार्थियों, हम लोग बात कर रहे थे किस प्रकार से एक माइक्रोफोन की आवश्यकता होती है स्टूडियो में, साउंड प्रूफ क्यों हो रखा जाता है, दरवाजे भारी क्यों बनाए जाते हैं, साउंड लॉक की व्यवस्था हम लोग क्यों करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ये देख रहे थे कि स्टूडियो को इस तरीके से बनाया जाता है, इस प्रकार से उसका डिजाइन किया जाता है कि हम लोग किसी भी प्रकार की बाहर की आवाजों को उसमें आने से रोक ले। अब बाहर की आवाजें अगर हमारे प्रोग्राम में रिकॉर्ड हो जाएंगी तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग यह कार्यक्रम भी देख पा रहे हैं, तो इसमें अगर आप मेरे कक्ष में जो पंखे चल रहे हैं इसकी थोड़ी बहुत आवाज सुन पा रहे होंगे, लेकिन अगर इसको हम लोग प्रोफेशनल तरीके से देखें तो यह अच्छा नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के अच्छे सुसज्जित स्टूडियो का प्रयोग करके आपके लिए दृश्य और श्रव्य कार्यक्रम बनाने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ मैं आगे बताना चाहूंगा प्यारे शिक्षार्थियों कि जो साउंड लॉक है वो कैसे मतलब काम करता है। द साउंड लॉक प्रिवेंट्स अननेसेसरी आउटसाइड साउंड फ्रॉम द एंटरिंग द स्टूडियो। जो बाहर की आवाज कोई अंदर आएगी नहीं तो इसका मतलब है उसका ध्वन्यांकन, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। तो आप लोग को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए, जब भी कभी आप किसी स्टूडियो का भ्रमण करें तो अपने सेल्फ रनिंग मटेरियल के हिसाब से वहां पे चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। भविष्य में जब आप लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से पास कर जाएंगे या फिर आगे जाकर बीजेएमसी या एमएमसी करेंगे, तब आप देखेंगे कि इसके और विविध आयामों के बारे में आप लोग परिचित हो पाएंगे। तो हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि जो सीलिंग है और जो वॉल है वो परफोरेटेड क्यों रखी जाती है, वुडन क्यों रखी जाती है। तो परफोरेटेड रखने का मतलब होता है कि जब कभी माइक्रोफोन के सामने हम लोग बोलने का प्रयास करते हैं तब उस समय जो भी प्रतिध्वनियां निकलती हैं उनको हम लोग वापस से आकर के माइक्रोफोन में रिकॉर्ड करने से बचा पाएं।
इसीलिए द सीलिंग एंड द वॉल्स विद द परफोरेटेड वुडन पैनल्स हैव बीन यूज्ड इन द स्टूडियो। और जो अगली बात है वो है देयर विल बी एटलीस्ट 2 स्टूडियोज इन ए स्टेशन। अब ये बताइए कि एक स्टेशन पे 2 स्टूडियो रखने की बात हम लोग क्यों करते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि मान लीजिए कभी आपका मुख्य स्टूडियो फेल हो जाए, उसमें विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाए या किसी अन्य तकनीकी कारण से वह रुक जाए, तब उस स्थिति में हम क्या करें। तो प्यारे शिक्षार्थियों, उस स्थिति के से बचने के लिए हमको दूसरे स्टूडियो की व्यवस्था रखनी पड़ती है। मैं उदाहरण के तौर पे यहाँ पे एक बताऊंगा, जैसे हम लोग हवाई जहाज की यात्रा करते हैं तो देखिए उसमें भी 2 इंजन की व्यवस्था रहती है कि अगर एक इंजन फेल रहता है तो दूसरा चल जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो ब्रॉडकास्ट का जो प्रसारण का नियम है कि प्रसारण कभी भी बाधित नहीं होना चाहिए, तो उस बाधा से बचने के लिए हम लोग 2 स्टूडियो की व्यवस्था करते हैं। एक हमारा मुख्य स्टूडियो होता है और दूसरा बैकअप स्टूडियो होता है। साथ ही साथ हम लोग अपने सेल्फ लर्निंग मटेरियल में यह भी पढ़ते हैं प्यारे शिक्षार्थियों कि द सेकंड वन में बी स्मॉलर इन साइज विद द सेम टाइप ऑफ डोर्स, वॉल्स एंड सीलिंग्स। तो अब छोटा रखने का क्या कारण हुआ दूसरा स्टूडियो? छोटा रखने का यही कारण हुआ कि उसको हम धन के हिसाब से, व्यय के हिसाब से, खर्च के हिसाब से भी देखें कि ज्यादा खर्चा ना करते हुए हम एक मुख्य स्टूडियो रखें और एक दूसरा स्टूडियो रखें, जिससे कि हम सुचारू रूप से इसको चला पाएं। तो बात को हम आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो अनाउंसर है या एंकर है वो किस प्रकार से काम करते हैं। तो हम लोगों ने अपने सेल्फ लर्निंग मटेरियल में पढ़ा है प्यारे शिक्षार्थियों कि you will find the announcer or the anchor person sitting on a revolving chair with a microphone in front of the table। अब जो आपका एंकर पर्सन है, अनाउंसर है प्यारे शिक्षार्थियों, वो एक रिवॉल्विंग चेयर पे क्यों बैठता है माइक्रोफोन के सामने? इसका मतलब है कि एक ही समय पर वो बहुत सारे कार्य को करने की क्षमता रखता है या रखती है। अब बहुत सारे काम कौन से हो सकते हैं? एक तो मुख्य कार्य है उसका कि जो हमारे ऑडियो पैनल पर फेडर्स हैं उनको नीचे ऊपर करना है उसको। अगर एक से अधिक कलाकार उसके साथ में है तो उनके माइक्रोफोनों को नियंत्रित करना है। साथ ही साथ उसको जो आलेख, जो स्क्रिप्ट दिया गया है उसको भी पढ़ते रहना है। तो इस प्रकार से देखिए, मैं जो स्टूडियो की संरचना की बात कर रहा हूँ शिक्षार्थियों, तो उसमें हम लोग यह प्रयास करते हैं कि जितना भी उपकरण है, जितना भी साजो सामान है, उसको इस ढंग से रखा जाए कि वो किसी भी परिस्थिति में काम आने के लायक रहे और किसी भी परिस्थिति से हम लोग बच जाएं, ऐसा हम लोग प्रयास करते हैं। साथ ही साथ आपने यह भी पढ़ा होगा कि देयर विल बी ए कंप्यूटर, सीडी ऑडियो प्लेयर, टेप डेस्क एंड अ ऑडियो मिक्सर। दिस इज ए एक्चुअल ब्रॉडकास्ट स्टूडियो फ्रॉम वेयर प्रेजेंटर्स मेक अनाउंसमेंट। तो जैसे बहुत सारे उपकरणों की बात हो रही है, हम लोग मान लीजिए अपने मुक्त विद्यावाणी की बात कर लें, हम लोग अपने सामुदायिक रेडियो की बात कर लें जो कि हमारे एनआईओएस हेडक्वार्टर पर है, तो उस पर भी हम देखते हैं कि जिस प्रकार से साउंड लॉक की व्यवस्था हमने देखी वो सब है, माइक्रोफोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं और बहुत सारा रिकॉर्डिंग करने का सामान है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन सभी साजो सामान के साथ ही एक रेडियो की संकल्पना को हम लोग फलीभूत कर पाते हैं। और जहां से अनाउंसर बैठ के बातचीत करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे अनाउंसर्स बूथ। जिसमें भी कार्ड एन अनाउंसर्स बूथ और ए ट्रांसमिशन स्टूडियो। तो आप हमारे कभी संस्थान का अगर भ्रमण करेंगे तो आप देखेंगे कि जहां से हमारे वक्ता बोलते हैं वो, और उसके साथ ही साथ जहां से उनको नियंत्रित किया जाता है ट्रांसमिशन स्टूडियो से, वो सब कक्ष अलग अलग बनाए गए हैं कि जिससे कम बाधा के साथ प्रसारण को किया जा सके, ट्रांसमिशन को किया जा सके। तो अब इन बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से हम देखते हैं कि एक अन्य कक्ष भी बनाया जाता है। उस कक्ष को कहते हैं कंट्रोल रूम। तो प्यारे शिक्षार्थियों, हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल रूम यानी कि सीआर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। द मेन technical area of the radio station which is often called a control room। अब मेन टेक्निकल एरिया क्यों कह रहे हैं हम लोग इसको? मुख्य तकनीकी क्षेत्र हम लोग इसलिए कह रहे हैं शिक्षार्थियों क्योंकि यही वह स्थान है जहां से पूरे उपकरणों को हम एक साथ एक व्यक्ति के द्वारा नियंत्रित कर पाते हैं।
मान लीजिए किसी माइक्रोफोन का लेवल कम ज्यादा करना है तो कंट्रोल रूम से हो जाएगा। मान लीजिए कोई माइक्रोफोन को ऑन ऑफ करना है तो वो भी कंट्रोल रूम से हो जाएगा। मान लीजिए किसी विशेष कलाकार को कुछ निर्देश देने हैं, उसको कुछ समझाना है, तो उसके कानों पे लगे हुए हेडफोन के माध्यम से हम कंट्रोल रूम से ही बोलकर उसको समझा सकते हैं कि आपकी चूड़ियों से खनक उत्पन्न हो रही है, या आपका पैर नीचे टकरा रहा है, या आपका जो बैठने का स्टाइल है उसकी वजह से दूसरे व्यक्ति की चेयर पे टक्कर लग रही है। इस तरीके से जो भी बाधाएं आती हैं उनको हम लोग वहां से नियंत्रित रूप से बता सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते हैं, हमारे इसमें सेल्फ लर्निंग मटेरियल में लिखा है, whatever is spoken in the studio or played from a audio player or computer is sent to this control room। इसका मतलब है जितने भी शब्द, जितने भी वाक्य बोले जा रहे हैं, जो भी कुछ प्ले किया जा रहा है, वह सब कुछ कंट्रोल रूम में ही भेजा जाता है। तो कंट्रोल रूम में भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि एक तो वहां से नियंत्रित किया जाएगा। मैंने पहले भी आपको बताया कि ऑडियो मिक्सर्स होते हैं, उन मिक्सर्स के माध्यम से हम इनको नियंत्रित कर पाते हैं, और कौन सा माइक कितने पे रखना है, किस कलाकार की आवाज को कितनी ऊपर रखनी है, या कोई ऑडियो इफेक्ट लगाना है, इको लगाना है, रिवर्ब लगाना है, इस तरीके के निर्णय हम कंट्रोल रूम में बैठकर ले पाते हैं। साथ ही साथ आपने यह भी पढ़ा होगा, ऑल द प्रोग्राम्स आर सेंट फ्रॉम हेयर टू द ट्रांसमीटर। अब जो हमारा कंट्रोल रूम है, नियंत्रण कक्ष है, जिसको हम सीआर भी कहते हैं, यह नियंत्रण कक्ष रेडियो के प्रसारण में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, और सभी गतिविधियों में ये जुड़ा रहता है। चाहे वो वक्ता या उद्घोषक की वाणी हो जो कि वहां से बोलता है, उसको वह सीधा कंट्रोल रूम में पहुंचाता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम है, तकनीकी कार्मिक इसको यहाँ से पूरी प्रक्रिया का संचालन करते हैं, जहां से कि तत्काल ध्वनि तरंगों को ट्रांसमीटर को प्रेषित कर दिया जाता है। अब ट्रांसमीटर पे जाने के बाद हम देखते हैं कि उन चीजों का प्रसारण हो जाता है, और वह प्रसारण आप सुन पाते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ट्रांसमीटर इन ध्वनि तरंगों को श्रोता तक, जो श्रोता के रेडियो सेट तक जो पहुंचाता है, तो जहां वह यह ध्वनि परिवर्तित हो जाती है, तो इस ध्वनि परिवर्तन के दौरान भी हम यह पाते हैं कि कहीं पर भी कोई समय अंतराल नहीं होता है। इसका मतलब है कोई भी टाइम लैप्स नहीं होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा भी अपने सेल्फ लर्निंग मटेरियल में, द कंट्रोल रूम इज इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द रेडियो ब्रॉडकास्ट। इट इज द प्लेस कनेक्टेड विद ऑल द अदर सेगमेंट ऑफ ब्रॉडकास्ट। जैसा मैंने पहले बताया कि ये सभी अन्य उपकरणों से जुड़ा होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी जान लिया क्या कि इन द कंट्रोल रूम टेक्निकल पीपल कंट्रोल्स द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इमीडिएटली सेंड इट टू द ट्रांसमीटर। वहीं से सारी चीजें नियंत्रित करके ट्रांसमीटर को भेजी जाती हैं। साथ ही साथ हम लोग अपने सेल्फ लर्निंग मटेरियल में यह भी पढ़ते हैं कि द ट्रांसमीटर सेंड्स साउंड वेव्स टू द लिसनर्स रेडियो सेट्स व्हिच कन्वर्ट्स देम इनटू साउंड्स। जो भी हम लोग ध्वनि तरंगों को यहाँ से परिवर्तित करके भेजते हैं, उन्हीं ध्वनि तरंगों को आपका रेडियो सेट ध्वनि में परिवर्तित कर देता है, जिनको कि आप सुन पाते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जितने भी विशिष्ट उपकरणों का प्रयोग हम लोग करते हैं, वो आपकी आवाजों को पहले तरंगों में परिवर्तित करते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांसमीटर के माध्यम से भेजा जाता है। फिर आपका जो रेडियो सेट है वापस से उन इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि तरंगों को वापस से सुनने योग्य बनाने के लिए उनको फिर से परिवर्तित करके आपके स्पीकर के माध्यम से आपको सुना पाता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान आपको कोई भी टाइम गैप देखने को नहीं मिलता है, कोई टाइम लैप्स देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि द होल प्रोसेस ऑफ द रेडियो इज लाइव मीडियम। रेडियो को हम लोग हमेशा एक सजीव माध्यम के रूप से देखते हैं। चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मन की बात करते हों, तो जैसे ही वो हमसे संबोधित होते हैं, जैसे हमको संबोधन प्रारंभ करते हैं, हम उनकी बातों को सुनते जाते हैं और उन बातों पे अमल करने का अपने जीवन में प्रयास करते हैं। अब रेडियो की जो एक मुख्य विशेषता आपको मैंने पहले भी कार्यक्रम में बताई है कि रेडियो एक इंस्टेंट मीडियम के रूप में काम करता है, एक तत्काल माध्यम के रूप में काम करता है, जिसके कार्यक्रमों को हम तुरंत सुनकर
और सजीव रूप से जुड़कर अपने प्रश्नों को भी साझा कर सकते हैं। उन कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभागिता भी रख पाते हैं जो कार्यक्रम हम सुन रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप अपनी कार में या घर में एफएम सुनते हैं तो जो भी एंकर उस दौरान लाइव आपसे जुड़ा है, तब उस दौरान आप अपने मोबाइल से, अपने फोन से उनको फोन करके सीधे उनसे जुड़ पाते हैं और सजीव प्रसारण के दौरान अपनी बातों को रख पाते हैं। तो इन सब बातों का सीधा सीधा अर्थ ये है कि रेडियो प्रसारण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम किसी स्टूडियो से ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का प्रयास करते हैं। और यह प्रसारण इतना गुणवत्ता परक होता है, इतना प्रभावशाली होता है कि संचार के सभी मौलिक नियमों का पालन करते हुए यह आगे बढ़ता है और एक संचार के जो मुख्य गुण हैं उनको आगे बढ़ाते हुए समाज में एक निश्चित रूप से आंदोलन पैदा करने का प्रयत्न करने में ही अपने आप को सक्षम बना पाता है। तो प्यारे शिक्षार्थियों, श्रोताओं, मुझे लगता है कि एक छोटा सा यहाँ पे विराम हमें ले लेना चाहिए और उस विराम के बाद में हम लोग पुनः आपके समक्ष उपस्थित होते हैं और उस दौरान हम लोग यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो दूसरे हमारे उपकरण हैं स्टूडियो में, उनको हम लोग कैसे देख पाते हैं और स्टूडियो में आप जब प्रवेश करते हैं तो क्या क्या तैयारियां आपको करनी चाहिए। तो इन सब बातों को हम आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से विराम के लिए हमें यहाँ पे रुकना चाहिए और उस विराम के बाद हम पुनः उपस्थित होते हैं। करने राहों को आलोकित करने, जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय के लोच से युक्त हो, कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके
प्यारे शिक्षार्थियों, एक बार पुनः इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बड़ी सार्थक चर्चा हम लोग कर रहे थे तो कैसे एक रेडियो स्टेशन काम करता है। और जब हम लोग जनसंचार का अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे मन में एक अभिलाषा रहती है कि हम लोग एक एंकर के तौर पर, एक उद्घोषक के तौर पर, एक आरजे के तौर पर अपने आप को स्थापित कर पाएं। और अगर आपके अंदर एक अच्छी रचनात्मक क्षमता है, आपके अंदर एक अच्छी लेखन शैली है, तो निश्चित रूप से आप इस व्यवसाय में जा सकते हैं। और बहुत सारे आरजेज ऐसे हैं जो अपनी बोली के चलते, जो अपनी वाणी के चलते, जो अपनी रचनात्मकता के चलते आज अपने अच्छे मुकाम पर पहुंच पाए हैं। तो अगर आप भी अपने अंदर वैसी गुण पाते हैं तो आपको निश्चित रूप से आगे जाना चाहिए। और निश्चित रूप से जो एफएम का क्षेत्र है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, भारतवर्ष में इसका विस्तार हो रहा है। और साथ ही साथ भारतवर्ष में जिस प्रकार से सामुदायिक रेडियो की स्थापना की गई है प्यारे शिक्षार्थियों, तो मुझे निश्चित रूप से लगता है कि मास कम्युनिकेशन का अध्ययन करने के उपरांत, चाहे वो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से आप अध्ययन कर रहे हो या उच्च अध्ययन के लिए आप कभी बीजीएमसी या एमएमसी करेंगे, तो उस दौरान भी आप पाएंगे कि एक अच्छे व्यवसायी के गुण आपके अंदर आ गए हैं। बस आपको ये करना है कि समय के साथ चलना है, अच्छे से आपकी पढ़ाई करनी है। तो हम लोग आज के इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और अपनी पीपीटी पर वापस आते हैं। और पावर पॉइंट के स्लाइड्स के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि किस प्रकार से एक रेडियो स्टेशन काम करता है। तो हम लोग बात कर रहे थे कंट्रोल रूम की। कंट्रोल रूम तक हम लोग बात पहुंच गए थे और कंट्रोल रूम के बारे में हमने ये जान लिया था कि किस प्रकार से कंट्रोल रूम के अंदर से हम वहाँ के सभी उपकरणों को नियंत्रित कर पाते हैं। अब हम लोग अगर कंट्रोल रूम की संरचना देखते हैं तो कंट्रोल रूम की संरचना में हम लोग पाते हैं कि कंट्रोल रूम जो है स्टूडियो से सीधा जुड़ करके और आता है कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम के बाद में जाता है ट्रांसमीटर तक। ट्रांसमीटर के बाद हम लोग देखते हैं कि ये लिसनर तक पहुंच जाता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है शिक्षार्थियों, इसमें हम लोग देखते हैं कि निर्बाध रूप से हमको आगे बढ़ना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रांसमीटर्स आर जनरली लोकेटेड आउटसाइड द सिटी बाउंड्रीज। क्योंकि जो बड़े ट्रांसमीटर हैं, आपने देखा होगा कभी कभी आप शहर से बाहर जाते हैं तो जो बड़े ट्रांसमीटर हैं वो शहरों के बाहर लगाए जाते थे। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए हम लोग अगर ट्रांसमीटर की क्षमताओं की बात करें तो ट्रांसमीटर 1 किलोवाट का भी हो सकता है, 100 किलोवाट का भी हो सकता है, 200 किलोवाट का भी हो सकता है या इससे अधिक भी हो सकता है। तो ठीक अगर इसी प्रकार से हम लोग बड़े ट्रांसमीटर लगाते हैं तो उनको शहर से बाहर लगाना पड़ता है। लेकिन अगर छोटे ट्रांसमीटर लगाते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के सामुदायिक रेडियो की बात करें तो उसका जो एंटीना है, उसका जो ट्रांसमीटर है वो संस्थान के मुख्यालय की छत पर ही लगा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के ट्रांसमीटर हैं उनकी क्षमताएं अलग अलग होती है। अगर वो कम क्षमता वाला ट्रांसमीटर है तो उसको हम कहते हैं निम्न क्षमता का ट्रांसमीटर यानी कि एलपीटी, और अगर वो उच्च क्षमता का ट्रांसमीटर है तो उसको हम कहते हैं एचपीटी। और इनकी क्षमता का निर्धारण इनकी वॉटेज पे होता है। और हम कह सकते हैं कि 1 किलोवाट ट्रांसमीटर इज नॉर्मली इंस्टॉल्ड नियर द स्टूडियो कंट्रोल रूम whereas the high power transmitter are installed outside the city। क्योंकि इन उपकरणों के लगाने के बाद आपके अन्य उपकरणों पर भी प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ अगर बहुत अधिक क्षमता के ट्रांसमीटर होते हैं तो मानवीय संवेदनाओं को, मानवीय शरीर को भी क्षति पहुंचाने में कहीं ना कहीं मतलब एक कारक का काम करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि तो देखते हैं कि ट्रांसमीटर क्या होता है। तो एक ट्रांसमीटर इज इक्विपमेंट थ्रू विच वी रिसीव द रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑन आवर सेट। तो ट्रांसमीटर एक ऐसा उपकरण है प्यारे शिक्षार्थियों जिसके माध्यम से हम अपने रेडियो सेट्स पर रेडियो ब्रॉडकास्ट को ग्रहित कर पाते हैं, ले पाते हैं। साथ ही साथ हमने यह भी पढ़ा है कि दिस इज बिग इक्विपमेंट इन कंपैरिजन टू अदर इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड इन द स्टूडियो और कंट्रोल रूम। एक मुख्य उपकरण के रूप में यह सबसे बड़ा उपकरण होता है। साथ ही साथ इसके क्षमता पर ही तय होता है कि आपका प्रसारण कितना सुगम होगा और इसकी व्यापकता कितनी अच्छी होगी। साथ ही साथ हमने यह भी पढ़ लिया है कि द स्ट्रेंथ एंड टाइप ऑफ ट्रांसमीटर डिटरमाइंस द कवरेज एरिया ऑफ ब्रॉडकास्ट। तो इनकी जितनी क्षमता होगी या इसके प्रकार के ऊपर यह निर्भर करता है कि यह कितनी क्षमता के साथ कितने क्षेत्र को कवर करेगा। अब एक उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर हम लोग संस्थान के सामुदायिक रेडियो की बात करें तो वह एक बहुत छोटा सा 50 वाट का ट्रांसमीटर है जो कि सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में पहुंच पाता है।
तो इस 8 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में हम देखते हैं कि जितने भी हमारे श्रोतागण हैं इन कार्यक्रमों के प्रसारण को सुन पाते हैं। तो सामुदायिक रेडियो के साथ यह है कि सामुदायिक रेडियो का जो मुख्य उद्देश्य है कि एक छोटे एरिया तक पहुंचना होता है। तो जब भी हम ट्रांसमीटर का चयन करते हैं तो छोटे क्षमता का करते हैं, लेकिन अगर हम लोग ऑल इंडिया रेडियो की बात करें या किसी प्रोफेशनल एफएम की बात करें शिक्षार्थियों, तो उनकी क्षमता 200 किलोवाट से भी ज्यादा होती है। तो कहाँ पे हम 50 वॉट की बात कर रहे हैं जो कि हमारे संस्थान के पास में है, और कहाँ 200 किलोवाट की बात कर रहे हैं। तो समझने का प्रयास यहाँ पे ये करना है हमें कि 200 किलोवाट क्षमता का जो ट्रांसमीटर है वो पूरे दिल्ली एनसीआर तक आपको प्रसारण देगा। या कभी आप राजस्थान की तरफ गए होंगे, जयपुर की तरफ, तो हम देखते हैं कि जो दिल्ली का कोई व्यावसायिक एफएम है वो आपको अलवर तक भी सुनाई देता है। तो इसका मतलब है कि ट्रांसमीटर एक मुख्य उपकरण है। दिस इज बिग इक्विपमेंट इन कंपैरिजन टू अदर इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड इन द स्टूडियो और कंट्रोल रूम, एंड द स्ट्रेंथ एंड टाइप ऑफ ट्रांसमीटर डिटरमाइंस द कवरेज एरिया ब्रॉडकास्ट। तो जो इसकी शक्ति है, जो इसकी क्षमता है, वो इसके वॉटेज पे तय होती है कि कितने वाट का ट्रांसमीटर आपने किस प्रकार से लगाया है। और साथ ही साथ एक जो मुख्य कारक इसमें रहता है कि कितनी ऊंचाई पर इसको स्थापित किया गया है। जिस ऊंचाई पर इसको स्थापित किया जाता है उससे भी इसकी क्षमता वृद्धि होती है और आप प्रसारण को सुन पाते हैं। तो शिक्षार्थियों, हम लोग काफी कुछ ट्रांसमीटर के बारे में जान चुके हैं और हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि जो एलपीटी या एचपीटी ट्रांसमीटर होता है उन दोनों में क्या अंतर है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि एलपीटी का मतलब है लो पावर ट्रांसमीटर और एचपीटी का मतलब है हाई पावर ट्रांसमीटर। अब लो पावर ट्रांसमीटर के उदाहरण के तौर पे हमने बताया था कि जो हमारे संस्थान का सामुदायिक रेडियो है उसका ट्रांसमीटर लो पावर ट्रांसमीटर हो सकता है, और साथ ही साथ जो हाई पावर ट्रांसमीटर है वो ऑल इंडिया रेडियो या किसी व्यावसायिक एफएम का हो सकता है। तो अब इन टावर को लगाने के बाद मैंने तरंगों की बात की थी, तो वो कौन सी तरंगे हैं यह भी हमको जानने का प्रयास करना चाहिए। तो हम लोग यह देखते हैं कि जब भी हम लोग कोई छोटा सा एक रेडियो सेट उठाते हैं तो उसमें अगर उसकी जो पट्टिका होती है उसमें देखिए लिखा होता है MW, फिर लिखा होता है SW, और फिर आजकल ये भी लिखा होता है FM। तो इन तीनों का क्या अंतर है? MW का मतलब हुआ मीडियम वेव रेडियो ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर्स, उसके थ्रू प्रसारित हो रहा, वो यहाँ पे आप सुन पाएंगे। SW का मतलब हो गया शॉर्ट वेव ध्वनि तरंगों के माध्यम से जो भी प्रसारण हो रहा है उसको इस आवृत्तियों पर सुना जा सकता है। और जो आजकल सबसे पॉपुलर है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, वो है FM, यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जो कि बहुत स्पष्ट आवाज के साथ, बहुत अच्छी ध्वनि के साथ आप तक पहुंचता है और आप संस्थान के सामुदायिक रेडियो को FM 91.2 मेगाहर्ट्ज पर सुन पाते हैं। तो देखिए कि जब भी हम अपने सामुदायिक रेडियो से जुड़ते हैं तो स्पष्ट रूप से ध्वनि सुन पाते हैं, और साथ ही साथ जब टेलीफोन के माध्यम से आप हमसे कोई प्रश्न पूछते हैं तो उन प्रश्नों का उत्तर भी हम बिल्कुल स्पष्ट आवाज में दे पाते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे शिक्षार्थियों, हमने यह जान लिया है कि प्रसारण का जो मुख्य उपकरण है वो ट्रांसमीटर होता है। ट्रांसमीटर की क्षमता से ही यह तय होता है, उसकी क्षमता ही एक मुख्य कारक है जिससे हम लोग एक अच्छी गुणवत्ता का प्रसारण कर पाते हैं। तो हम लोग यह जान सकते हैं कि कैसे कैसे हमारा टावर काम करता है, एफएम क्या होता है, और एलपीटी एचपीटी में क्या अंतर है, मीडियम वेव शॉर्ट वेव में क्या अंतर है, ये सब बातें हम लोग सीख गए हैं। फिर भी जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप ao.masscom@nivs.ac.in पर लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। अब एक बड़ा सवाल यह भी आता है कि जो मेन फंक्शनरी होते हैं किसी रेडियो स्टेशन के वो कौन से होते हैं। और आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों के अगर आपने प्रश्न पत्र उठाए होंगे तो उसमें देखा होगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को अवश्य से अवश्य रखा जाता है और ये प्रश्न हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। तो मुझे विश्वास है कि इन चीजों को आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो जब हम लोग फंक्शनरीज की बात कर रहे हैं किसी रेडियो स्टेशन की, तो उसमें हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि रेडियो स्टेशन का जो मुख्य फंक्शनरी है वो है स्टेशन डायरेक्टर।
स्टेशन डायरेक्टर के बारे में आपके सेल्फ लर्निंग मटेरियल में लिखा है, द स्टेशन डायरेक्टर is in charge of the radio station and head of program wing. In some stations they are called station managers. तो जो स्टेशन डायरेक्टर है उसको हम लोग इंचार्ज के रूप में देखते हैं, पूरा प्रबंधन पूरा प्रसारण उसी के हाथ में रहता है, उसके आदेशों पर रहता है, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि निर्बाध रूप से हम प्रसारण कर पाते हैं। साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि किस प्रकार से किन्हीं हम लोग स्टेशन पे इनको स्टेशन मैनेजर्स भी कहते हैं, जो कि प्रबंधन का काम करते हैं। अब जो दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण जो फंक्शनरी है, जो उत्तरदायी व्यक्ति है, वो है स्टेशन इंजीनियर। द स्टेशन इंजीनियर हेड्स द इंजीनियरिंग विंग एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेक्निकल वर्क एट द स्टूडियो। अब मैंने पहले बताया कि हम लोग बड़े बड़े टावर्स की बात कर रहे हैं, उपकरणों की बात कर रहे हैं, रिकॉर्डर्स की बात कर रहे हैं, माइक्रोफोन्स की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमको कोई इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियर भी चाहिए होगा, जो कि हमारी विद्युत को प्रबंधित कर पाए, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को प्रबंधित कर पाए। तो इन सभी व्यक्तियों को कंट्रोल करने के लिए, उनको निर्देश देने के लिए हमारे पास निश्चित रूप से स्टेशन के इंजीनियर भी होते हैं, जिनको कि हम लोग केंद्र अभियंता भी कहते हैं। और केंद्र अभियंता अभियांत्रिकी खंड के प्रमुख होते हैं तथा स्टेशन के सारे तकनीकी कार्यों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये दो मुख्य खंड हैं जिनका कि निर्धारण स्टेशन इंजीनियर और स्टेशन डायरेक्टर के द्वारा किया जाता है। अब अगर हम लोग जो बात करते हैं, जो कार्यक्रम हम लोग सुन पाते हैं, उन कार्यक्रमों को बनाने के लिए जो व्यक्ति जिम्मेवार होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोग्राम पर्सनल। द पर्सन एंगेज इन प्लानिंग, प्रोडक्शन, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रेडियो प्रोग्राम्स, उनको हम क्या कहेंगे? प्रोग्राम पर्सनल। दे आर नोन एज प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव और प्रोड्यूसर। तो आपने कई बार देखा होगा कि आप ऑल इंडिया रेडियो गए होंगे, बोले होंगे कि हम किसी पैक्स से मिलके आए हैं, तो वो पैक्स का फुल फॉर्म है प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव। तो जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव यानी कि एक कार्यक्रम के जो मुख्य बात करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आता है कि कार्यक्रम के जो प्रसारण कार्मिक हैं, जो कार्मिक निर्बाध रूप से प्रवाह में प्रसारण के लिए उत्तरदायी होते हैं, उनमें प्रोग्राम पर्सनल ही मुख्य रूप से काम आते हैं। उनको हम लोग प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। साथ ही साथ कुछ ट्रांसमिशन स्टाफ भी होता है आपके साथ में, और जैसा कि मैंने बताया कि पर्सन्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ एंड ट्रबल फ्री ट्रांसमिशन प्रोसेस आर नोन एज ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव, जिनको कि हम ट्रैक्स के नाम से भी जानते हैं। तो हमने यह जान लिया है कि जो रेडियो प्रसारण है उसमें बहुत सारे कार्मिकों की आवश्यकता होती है, प्रोग्राम पर्सनल होते हैं और ट्रांसमिशन स्टाफ होते हैं। साथ ही साथ आप जिनको सुन पाते हैं, मुख्य रूप से जिनके प्रति आप हमेशा संवेदनशील रहते हैं, जिनके प्रति आप जिज्ञासु रहते हैं प्यारे शिक्षार्थियों, उनको आप क्या कहेंगे? उनको कहते हैं आप रेडियो अनाउंसर्स, जिनकी वाणी, जिनके विचार, जिनके प्रवाह, जिनकी उद्घोषणाएं आप सुनकर ही मनोरंजन कर पाते हैं, ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं या सूचनाओं को ग्रहण कर पाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि द रेडियो अनाउंसर प्रेजेंट्स द प्रोग्राम्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द प्रोग्राम इंटरेस्टिंग, एंड द अनाउंसर हैज टू कन्वे फीलिंग्स थ्रू हिज और हर वॉइस ओनली। इफ द अनाउंसर इज डल, his description or presentation will also be dull। इसका मतलब है कि जिस आरजे की आवाज आप सुनते रहे हैं या सुनेंगे, वो ही किसी कार्यक्रम को रोचक बनाने के प्रति सर्वथा जिम्मेदार व्यक्ति होता है, क्योंकि उसकी रचनात्मकता, उसकी वाणी, उसके मॉड्यूलेशन, उसका प्रवाह, उसके शब्दों का चयन, उसके विचार ही हम तक पहुंचते हैं, और इन्हीं के माध्यम से हम देखते हैं कि हम अच्छे कार्यक्रमों का प्रसारण कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी अगर आपने गलती से कोई अच्छा अनाउंसर नहीं चयन किया है, कोई डल अनाउंसर है, तो निश्चित रूप से आपके कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण, कार्यक्रम का प्रेजेंटेशन बिल्कुल डल हो जाएगा। इसलिए एक रेडियो स्टेशन का दायित्व होता है कि जब भी वो एक कार्यक्रम का चयन करे, कार्यक्रम का निर्माण करे, तो एक अच्छे अनाउंसर को ही उसको उसमें रखना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि किसी स्टेशन में प्यारे शिक्षार्थी बहुत सारे व्यक्ति काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग परफॉर्म भी करते हैं। तो ये परफॉर्मेंस करने वाले कौन से व्यक्ति होते हैं? वो व्यक्ति हो सकते हैं
कि म्यूजिक आर्टिस्ट हो सकते हैं जो गायन करते हैं, या वोकलिस्ट हो सकते हैं जो आलाप देते हैं, सिंगर्स हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो सकते हैं जो किन्हीं उपकरणों पे अपने संगीत को प्रोड्यूस करते हैं, और साथ ही साथ नरेटर या कमेंटेटर भी हो सकते हैं, जिनको इन सभी को हम लोग प्रोग्राम स्टाफ के अंतर्गत ही लाते हैं। तो रेडियो उद्घोषक हो गए, रेडियो उद्घोषक जो कि कार्यक्रमों को प्रस्तुत करते हैं और रोचक प्रस्तुति के लिए इनको जाना जाता है। साथ ही साथ इनकी आवाज से ही हम आज उनको याद भी कर सकते हैं, जैसे कि एक नाम मैं यहाँ पे लेता हूँ, अमीन सयानी का, जिनकी आवाज सुन करके आपको उस कार्यक्रम की याद आज भी आ जाएगी। ऐसे बहुत सारे आज एफएम पे बहुत सारे आरजेज हैं जो आपको तुरंत याद आ जाते हैं। अगर मैं किसी भी एफएम का नाम लूंगा तो उससे जुड़ा हुआ आपको एक उद्घोषक, एक आरजे अवश्य याद आ जाएगा। तो जो भी हम लोगों ने कार्मिकों का वर्णन किया है, चाहे वो संगीत कलाकार हों, चाहे वो गायक हों या वाद्य कलाकार हों, उनके सम्मेलन से ही, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस से ही एक अच्छा गुणवत्ता परक कार्यक्रम हम लोग बना पाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कई बार हम लोग इस कार्यक्रम के दौरान ऑल इंडिया रेडियो की बातें करते हैं, AIR की बात करते हैं, और हम लोग ये भी जानते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो एक राष्ट्रीय प्रसारक के रूप में काम करता है। और आपके सेल्फ रनिंग मटेरियल में भी लिखा है कि ऑल इंडिया रेडियो कॉमनली रिफर्ड एज AIR। तो आप हमेशा देते होंगे, कहते हैं कि मैं AIR जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो वो AIR है, ऑल इंडिया रेडियो, विच इज ऑल्सो नोन एज इंडियाज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर। और एक लोक प्रसारक के रूप में हम इसको जानते हैं, और लोक प्रसारक के रूप में जितना बड़ा नेटवर्क हमारे ऑल इंडिया रेडियो का है वो विश्व में सर्वथा सबसे बड़ा है, और जितने ऑडियंसेस को, जितने श्रोताओं तक हम पहुंच पाते हैं वो वैश्विक रूप से सबसे विशाल है, और इसी के कारण ऑल इंडिया रेडियो का महत्व और भी बढ़ जाता है। ऑफिशियली जिसको हम लोग आकाशवाणी भी कहते हैं, और उसी के तहत हम लोग देखते हैं कि आज हम इसको प्रसार भारती कॉरपोरेशन के अंतर्गत पाते हैं, और प्रसार भारती कॉरपोरेशन एक ऑटोनॉमस कॉरपोरेशन है जो कि सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसी प्रसार भारती के अंतर्गत आपका आकाशवाणी और आपका दूरदर्शन काम करता है। और हम लोगों को यह पता ही है प्यारे शिक्षार्थियों कि ऑल इंडिया रेडियो का जो हेडक्वार्टर है आकाशवाणी भवन, वो नई दिल्ली में स्थापित है। तो जब कभी आप नई दिल्ली घूमने आए आगामी छुट्टियों में, कोरोना के बाद में, कोविड-19 के बाद में, तो निश्चित रूप से मैं आपको कहूंगा कि आप लोग आकाशवाणी भवन जाएं और देखें कि जो आपका लोक प्रसारक है वो किस प्रकार से काम करता है, और लोक प्रसारक के उसमें जो व्यवस्थाएं दी गई हैं कदाचित वो आपको किसी अन्य रेडियो स्टेशन में देखने को नहीं मिलेंगी। तो निश्चित रूप से हमने इस कार्यक्रम में काफी कुछ चर्चा की है, और हम लोग ये भी जानेंगे कि ऑल इंडिया रेडियो हैज डिफरेंट सर्विसेज एंड ईच सर्विसेज कैटरिंग टू इट्स रीजन लैंग्वेज अक्रॉस द इंडिया। जो हमारा ऑल इंडिया रेडियो है, आकाशवाणी है, इसकी विविध प्रकार की सेवाएं होती हैं, और साथ ही साथ इन सेवाओं को हमने क्षेत्र के हिसाब से, भाषाओं के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में बांटा हुआ है। तो अभी आप कहेंगे कि ऑल इंडिया रेडियो हैज ए 3 टायर सिस्टम ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, नेमली नेशनल, रीजनल एंड लोकल। तो देखिए कि जो एक राष्ट्रीय प्रसारण होता है वो अलग व्यवस्था है, जो एक क्षेत्रीय प्रसारण है वो एक अलग व्यवस्था है, और जो आपकी स्थानीय जो प्रसारण है वो एक अलग व्यवस्था ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा की जाती है। हम सभी जानते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो, द नेशनल चैनल ऑफ इंडिया, स्टार्टेड फंक्शनिंग ऑन May 18, 1988। तो 88 से अनवरत रूप से यह संस्थान काम कर रहा है, एक लोक प्रसारक के रूप में इसने अपने आप को स्थापित करके रखा हुआ है। तो प्यारे शिक्षार्थियों, हम लोगों ने बहुत सारी जानकारी ली है, और यह भी जानने का हम लोग प्रयास करेंगे कि कैसे सूचनाओं को पहुंचाने में, शिक्षा को पहुंचाने में, साथ ही साथ मनोरंजन करने के लिए हमारा ऑल इंडिया रेडियो काम करता है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि भारतवर्ष की जितनी भी लोक संगीत है उनका प्रसारण हम लोग ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से सुन पाते हैं। अब चाहे वो सुदूर किसी जनजातीय कबीले का कोई नृत्य गायन हो, या फिर हमारे किसी राज्य की कोई विशेष गायन हो, सबको हम लोग ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से सुन पाते हैं। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो ट्रांसमिट न्यूज बुलेटिन्स इन हिंदी एंड इंग्लिश, प्लेज, स्पोर्ट्स, न्यूज रील, स्पोकन वर्ड्स एंड अदर टॉपिकल प्रोग्राम्स।
तो जो कार्यक्रमों की विविधताओं की बात है उसके संदर्भ में हम लोग यह कह सकते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो जो है अंग्रेजी हिंदी माध्यम में नाटकों का प्रसारण करता है, खेलों का प्रसारण करता है, संगीत के साथ साथ न्यूज़ रील को भी ये प्रसारित करता है और साथ ही साथ कुछ कहे गए शब्द चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री कहते हो या कोई अन्य लोकप्रिय शख्सियत, उनको वो भी हम इसमें सम्मिलित कर पाते हैं। साथ ही साथ हम यह कहते हैं कि द लैंग्वेजेस ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट आर हिंदी एंड इंग्लिश, बट रीजनल लैंग्वेजेस को भी इसमें हम लोग समाहित करते हैं। एक समग्र भाव से भारतवर्ष की सभी भाषाओं को हम इसमें साथ में लेकर के चलते हैं और इतने बड़े राष्ट्र में जहाँ पे हम लोग इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ में हैं तो निश्चित रूप से ऑल इंडिया रेडियो का महत्व और भी बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं द रीजनल स्टेशंस इन डिफरेंट स्टेट्स फ्रॉम द मिडिल टायर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। तो जो रीजनल स्टेशंस हैं वो राज्यों के मुख्य प्रसारक के रूप में काम करते हैं। मान लीजिए हम लोग केरल की बात करें तो केरल क्षेत्र का जो मुख्य प्रसारण होगा वो केरल क्षेत्र की कला और संस्कृति को साथ में लिए हुए चलेगा। वहाँ के जो मुख्य कलाकार हैं उनको साथ में लेकर चलेगा। वहाँ का जो मुख्य गायन है, मुख्य साज सामान है, उनको साथ में लेकर चलेगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग कहेंगे दिस इज आल्सो इंक्लूड द नॉर्थ ईस्टर्न सर्विस एट द शिलोंग which determines the vibrant and radiant cultural heritage of north eastern region of the country। तो जैसे मैंने केरल का उदाहरण दिया, अगर वैसे ही हम लोग अगर अपने उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की बात करें तो उस क्षेत्र में जो हमारा शिलोंग का सेंटर है ऑल इंडिया रेडियो का, उसके माध्यम से हम लोग विविध कार्यक्रमों को प्रसारित करते हैं और ऐसे कार्यक्रमों को प्रसारित करते हैं जिनके की माध्यम से हम लोग उस क्षेत्र विशेष की समग्रता का वर्णन कर पाएं, वहाँ के लोक गायन का प्रदर्शन कर पाएं, वहाँ की संस्कृति का प्रदर्शन कर पाएं। और जब हम लोग स्थानीय रेडियो की बात करते हैं, स्थानीय रेडियो का एक उदाहरण हमारा सामुदायिक रेडियो भी हो सकता है। तो मान लीजिए हम लोग उड़ीसा के किसी समुद्र तटीय रेडियो की बात करें जो कि एक सामुदायिक रेडियो है, तो उसका मुख्य उद्देश्य यह हो जाता है कि वह स्थानीय तथ्यों को, स्थानीय खबरों को, स्थानीय चीजों को ही आगे बढ़ाएगा जिससे कि उस क्षेत्र विशेष में रहने वाले व्यक्ति उसका लाभ सीधा सीधा उठा पाए। तो इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि रेडियो विविध तौर से अब तक पहुंचता है। अब हम लोग देखते हैं कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम जो भारतवर्ष में है उसके लिए कहा जाता है ईच ऑफ दीज लोकल रेडियो स्टेशन सर्विस ए स्मॉल area provides utility services and reaches right into the heart of community. And what distinguishes local radio from the regional network? It's down to earth, intimate and uninhabited approach. तो ये सब बहुत सारे कारक हैं जिनके माध्यम से हमारा रेडियो बन पाता है। और जब भी हम लोग एफएम चैनल्स की बात करते हैं, और हमने पहले भी जाना है कि FM stands for frequency modulation which is a radio broadcasting technology or method in radio। तो जो एक रेडियो मॉड्यूलेशन है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, उसको हम लोग FM चैनल में प्रयोग में लाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे सामुदायिक रेडियो के साथ साथ भारतवर्ष के जो लगभग 300 अन्य सामुदायिक रेडियो हैं वो इसी FM पे चलते हैं। साथ ही साथ जो आपके मुख्य कमर्शियल रेडियो हैं जिनको कि आप सुनते हैं, रोज उन पे संगीत सुनते हैं, वो भी FM तकनीक पर ही कार्य करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि FM आज बहुत पॉपुलर एक माध्यम बन गया है सुनने के लिए। और हम लोग यह भी कहते हैं कि द FM सर्विस ऑफ ऑल इंडिया रेडियो हैज 2 चैनल्स, FM रेनबो एंड FM गोल्ड। तो आप देखिए कि FM रेनबो और FM गोल्ड के माध्यम से हमारा ऑल इंडिया रेडियो भी कार्यक्रमों को प्रसारित करता है। तो बहुत सारी तकनीकों को एक साथ मिला करके इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर पाते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम जो भारतवर्ष में है उसमें जो FM चैनल्स हैं उनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि देयर आर 12 FM रेनबो चैनल्स एंड 4 FM गोल्ड चैनल्स। The program content of these channels is mainly popular Indian and Western music presented in a style which is highly popular with the urban youth। और हम ये भी कहते हैं the news bulletins and current affairs program are also broadcast from these channels। तो इन सब बातों के साथ साथ हम यह भी जानते हैं कि बहुत सारे कॉमर्शियल FM भी होते हैं, बहुत सारे अन्य FM भी होते हैं जिनके माध्यम से हम आप तक पहुंच पाते हैं।
और जब हम देखते हैं कि जो प्राइवेट और कॉमर्शियल रेडियो स्टेशन होते हैं वो उनके लिए एक लाइसेंस की व्यवस्था की गई है, उनको लाइसेंस लेकर के ही वो चला पाते हैं। साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि जो मोस्ट मतलब ज़्यादातर रेडियो स्टेशन हैं वो हमारे युवाओं के लिए कार्यक्रम बनाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो एक संगीत के साथ, एक मस्ती के साथ इनको सुनती है और आगे बढ़ती है। और साथ ही साथ मैंने पहले आपको बताया कि प्रतिभागिता के साथ इन कार्यक्रमों को सुनना और भी रोचक हो जाता है। तो निश्चित रूप से मैंने बहुत सारे बिंदुओं को इसमें लेने का प्रयास किया है। और अगर सामुदायिक रेडियो की बात की जाए तो NIOS का